वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। जल्दी से प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के बारे में। हमने देखा क्या होती है थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। हमने जाना क्या होता है कलेक्टिव हायर लेवल ऑफ ट्रूथ। हमने देखा थ्री लॉ ऑफ डायलेक्टिक आउटलाइन बाई फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स तीन लॉज कौन से देते हैं ऑन डायलेक्टिक। पहला लॉ, लॉ ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स के बारे में हमने जाना। हमने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में जाना। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ पैसेज ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस इनटू क्वालिटेटिव चेंजेस के बारे में जाना। उसमें हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में जाना। हमने देखा कैसे वाटर हीटिंग का एग्जांपल, जिसमें वाटर चेंज हो जाता है स्टीम में। और फिर हमने एग्जांपल लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। एक थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ नेगेशन, इसमें मैंने आपको बताया एग्जांपल ऑफ मार्क्स, जिसमें वो देख रहे हैं एगलिटेरियन सोसाइटी टू अनइक्वल सोसाइटी, और फिर से वो अनइक्वल सोसाइटी बनती है एगलिटेरियन सोसाइटी। उसके बाद हमने जाना हेजल का व्यू ऑन रिलीजन। फिर हमने उसका एक इंटरप्रिटेशन देखा उनकी फिलॉसफी का, कि कैसे वो एक एथिकल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, कैसे रिलीजन को वो कह रहे हैं स्टेट, कैसे रिलीजन को वो कह रहे हैं गॉड, कैसे वो रिलीजन को देख रहे हैं मोरलिटी के रिस्पेक्ट में। आज हम स्टार्ट करेंगे यंग हेजलियन ऑन रिलीजन। उनके जो स्टूडेंट्स हैं, हेजल साहब के जो स्टूडेंट हैं, वो रिलीजन पर क्या कह रहे हैं, इस पर आज डिस्कस करेंगे। रिलीजन इज नॉट एन इनहेरेंट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये कह रहे हैं रिलीजन ह्यूमन कॉन्शियसनेस से नहीं आया। तो भाई किससे आया, देखते हैं। इंस्टीड इट इज मैन हु क्रिएट्स गॉड। ये की टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर समझिए, हेजल साहब ह्यूमन कॉन्शियसनेस से देख रहे हैं रिलीजन को, मीनिंग रेशनलिटी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हाई लेवल ऑफ ट्रुथ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, रीजनिंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं किसको, रिलीजन को। जबकि यंग हेजलियन क्या कह रहे हैं, मैन ने बनाया है, बनाया का मतलब जानबूझकर, मीन्स नेगेटिव कनोटेशन में ले रहे हैं कौन, यंग हेजलियन, किसको, गॉड को या रिलीजन को, रादर देन गॉड क्रिएटिंग मैन। दिस पर्सपेक्टिव आर्ग्यूज दैट गॉड इज ए ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। तो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है गॉड, मीन्स बनाया गया है, सोचा नहीं गया है, इसको बनाया गया है, जानबूझकर बनाया गया है, किसी को फंसाने के लिए बनाया गया है, जिससे हैव नॉट्स या जो एक्सप्लॉइटेड जनता है वो लगातार एक्सप्लॉइट होती रहे। इस सेंस में ये कहा गया है कंस्ट्रक्शन का, नॉट ए प्री एग्जिस्टिंग डिवाइन एंटिटी। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिवाइन एंटिटी नहीं है, मीन्स ये गॉड के एग्जिस्टेंस को सुपर नेचुरल नहीं मान रहे, ये ह्यूमन क्रिएशन में देख रहे हैं, ह्यूमन कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं, और ह्यूमन की चालाकी में देख रहे हैं कि उसने किसी पर रूल करने के लिए गॉड को बनाया है, रिलीजन को बनाया है। ये कौन कह रहा है, यंग हेजेलियंस। ऑल लिविंग ह्यूमन बींग्स कैरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, बट दे आर डिस्पर्स्ड। व्हेन समवन कैरी सम ऑफ दीज क्वालिटीज, वी आइडेंटिफाई दैट पर्सन एट गॉड। इसका मीनिंग क्या है, सभी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं, हर ह्यूमन बीइंग के पास, लेकिन वो डिस्पर्स्ड होती हैं, कंसंट्रेटेड नहीं होती हैं किसी एक व्यक्ति में। जब ये क्वालिटी कंसंट्रेटेड हो जाएं, तो उसको लोग मानने लगते हैं गॉड। तो आप देख रहे हैं इनके टेक्स्ट में आपको समझ में आएगा गॉड ह्यूमन बीइंग ही है, बस उसको गॉड बनाया जा रहा है। क्यों, जैसे एग्जांपल, जीसस क्राइस्ट वाज नॉट बॉर्न गॉड, बट पीपल मेड हिम गॉड। तो वो तो बॉर्न तो एक ह्यूमन बीइंग के तरीके से हुए, लेकिन लोगों ने उनको गॉड बनाया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गॉड इज कॉलोनाइज्ड बाय अ क्लास व्हिच इंजेक्ट्स फॉल्स बिलीफ्स इन द माइंड ऑफ कॉमन पीपल। तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है एक क्लास के द्वारा जो है डोमिनेंट क्लास, और डोमिनेंट क्लास ने कॉमन पीपल को कंट्रोल करने के लिए, अब उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, फॉल्स बिलीफ के द्वारा। तो ये जो फॉल्स बिलीफ कॉमन मैन के दिमाग में चले जाएं और ये काम रियलिटी को ना जान पाएँ और रिलीजन पर ही लगे रहें, इसलिए एक क्लास ने रिलीजन को बनाया। तो इनके लिए रिलीजन क्या है, फॉल्स बिलीफ। दिस गिव राइज टू प्रिस्टली क्लास। और ये जो रिलीजन है इसने ही प्रिस्टली क्लास बनाई, या प्रिस्टली क्लास ने रिलीजन बनाया। वंस गॉड इज कॉलोनाइज्ड ही बिकम द प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड प्रिस्टली क्लास थ्रू गॉड एक्सप्लॉइट द मासेस। तो जो गॉड का आपने कंस्ट्रक्शन किया है वो एक्सप्लॉइट द मासेस, कॉमन मैन को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया है। हेंस गॉड इज यूज्ड टू जस्टिफाई
क्लास इंटरेस्ट। तो क्लास इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए गॉड का यूज किया जाता है। रिलीजन का यूज क्लास इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। अब एग्जांपल, एक भजन है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब समझिए, अगर एक गरीब ये गाना गा रहा है, तो वो क्यों गा रहा है? वो ये कह रहा है आपने मुझे जो भी दिया है, गरीबी भी दी है, आपने दी है, ना कि एक डोमिनेंट क्लास ने दी है। तो डोमिनेंट क्लास ने जो गरीबी उसको दी है, अगर डोमिनेंट क्लास अमीर है इसीलिए तो गरीब गरीब है, तो डोमिनेंट क्लास ने जो गरीबी दी है, तो वो गरीब आदमी ये समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि मेरी गरीबी तो भगवान ने दी है, भगवान की मर्जी है। बस यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कौन? यंग हेजेलियन। वो कह रहे हैं ये क्लास इंटरेस्ट को सर्व करता है, कौन? रिलीजन। और किसके इंटरेस्ट को? मेनली प्रीस्टली क्लास को, क्लास के इंटरेस्ट को, और डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करता है क्या? रिलीजन। देयरफॉर रिलीजन नेवर प्रमोट सोशल कंट्रोल, इट जस्टिफाइज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉमन मासेस। ये सोशल कंट्रोल के लिए तो नहीं बना है। ऐसा कौन कह रहा है सोशल कंट्रोल के लिए बना है रिलीजन? ऐसे कह रहे हैं हेजल, ऐसे कह रहे हैं फंक्शनलिस्ट। जबकि कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट या हेजलियन क्या कह रहे हैं? ये एक्सप्लॉइटेशन की वजह से बनाया गया। तो इसमें एक्सप्लॉइटेशन है, ना कि सोशल कंट्रोल। इन मॉडर्न सोसाइटी गॉड इज नॉट डिस्टेंटेड और एलिनेटेड, रादर ही इज यूज्ड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे कि कहा जाता है कि मॉडर्न सोसाइटी आएगी, तो मॉडर्न सोसाइटी में गॉड का रिप्लेसमेंट हो जाएगा साइंस से। ऐसा ही तो कुछ कहा जा रहा था, किसके द्वारा? अर्ली सोशलॉजिस्ट के द्वारा। लेकिन यंग हेजलियन कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गॉड को डिस्टेंट नहीं किया गया, उन्हें भुलाया नहीं गया, उनको तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरीके से यूज किया गया, जिससे क्लास बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन हो पाए। ट्रू रिलीजन इज ह्यूमनिज्म, वाइल फॉल्स रिलीजन क्रिएट्स डिवाइड अमॉन्ग कॉमन मासेस। तो यंग हेजलियन कह रहे हैं अगर रिलीजन है तो वो है ह्यूमनिज्म। और जो आप आज के रिलीजन देख रहे हैं, जो आजकल के धर्म हैं, जो भी धर्म है जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिज्म, ये सभी रिलीजन डिवीजन कर रहे हैं लोगों के बीच, एमंग मासेस। तो ट्रू रिलीजन तो जोड़ता है और ये रिलीजन डिवाइड कर रहे हैं कॉमन मासेस को। अब कार्ल मार्क्स, ये भी एक यंग हेजलियन थे, ये क्या कह रहे हैं? रिलीजन इज द होप ऑफ होपलेस सिचुएशन, soul of soulless individuals, sigh of oppressed classes. It is the opium of the masses. इसको कह रहे हैं ओपियम ऑफ द मासेस। जैसे ओपियम के द्वारा जो मासेस हैं वो अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं, वो मदमस्त बने रहते हैं, वैसे ही रिलीजन कुछ है जो लोगों को उनके दुख दर्द भुलाने में मदद करता है। ये जो रिलीजन है वो मासेस को ये भुलाने में मदद मदद करता है कि आप लोग गरीब हैं, आप लोग सताए जा रहे हैं, किसके द्वारा? हैव्स के द्वारा। ये रिलीजन आपको वो पता करने ही नहीं देता है, इसीलिए इसको कहा गया ओपियम। इसको इल्यूजन की तरीके से देख रहे हैं कौन? कार्ल मार्क्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स का टॉपिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा डायलैक्टिकल के बारे में, और उसमें एक होता है आइडियलिज्म का कंसेप्ट, डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आल्दो इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। इसको ही कहा जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये की टर्म थोड़े हैवी हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ईजी है। आप डायलैक्टिकल प्रोसेस के बारे में जान चुके हैं। ये कुछ भी नहीं है, इसमें है थेसिस प्लस एंटीथेसिस, उसके बाद होती है सिंथेसिस। अब इस डायलैक्टिक प्रोसेस को आप अप्लाई करें आइडिया के बेसिस पर, तो ये हो जाता है डायलैक्टिकल आइडियलिज्म। और अप्लाई करें मटेरियल रियलिटी के बेसिस पर, तो ये हो जाता है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, और इसको ही कहा जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये रहा एक आउटलाइन। The scholars who debated on the work of Hegel were divided into two groups. तो जो स्कॉलर जिन्होंने हेजल के वर्क पर चर्चा की, डिबेटेड मीन्स चर्चा की, तो एक थे हेजेलियंस जो हेजल को सही मानते थे, और एक थे यंग हेजेलियन। तो यंग हेजेलियन में ही कार्ल मार्क्स रखे जाते हैं, या कहिए यंग मार्क्स, जो जवान मार्क्स हैं वो यंग हेजेलियन
वन ग्रुप वाज एप्रिसिएटिंग द वर्क ऑफ हेजल। तो एक ग्रुप जो हेजल के काम को एप्रिसिएट कर रहा था, बट नॉन एज हेजलियन, उनको कह दिया गया हेजेलियंस। नो डिफरेंस बिटवीन हेजल एंड हेजलियन। तो हेजल और हेजलियन के थ्योरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दे वर आइडियलिस्ट। तो वो आइडिया के बेसिस पर ही मटेरियल रियलिटी को देखते हैं। दोज हु क्रिटिसाइज हेजल वर यंग हेजलियंस। Karl Marx borrowed the concept of dialecticalism from Hegel and the concept of class exploitation and inequality from young Hegelian, and combining both, he developed his new theory of historical materialism on the basis of his own theory. He criticized Hegel. इसमें क्या कहा गया? मार्क्स जो हैं वो डायलेक्टिलिज्म का कंसेप्ट उठा रहे हैं किससे? हेजल से। और उसकी जो मटेरियल रियलिटी की स्टडी है, जैसे क्लास, एक्सप्लॉइटेशन और इनइक्वलिटी, वो उठा लिया यंग हेजलियन से। मीन्स मटेरियल रियलिटी की बात वो यंग हेजलियन से कर रहे हैं, लेकिन डायलेक्टिलिज्म मीन्स थेसिस और एंटीथेसिस वाली चीज़ें उठा रहे हैं हेजल से। तो मार्क्स दोनों से कुछ ना कुछ डिराइव कर रहे हैं और एक अपनी थ्योरी दे रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं मेटलिस्टिक थ्योरी, और कहा गया हिस्टोरिकल मेटलिज्म। Ludwig and Weber were young Hegelians. Young Hegelians were realists. तो मार्क्स की थ्योरी क्या कही जाती है? रिफाइनिंग रियलिज्म। मीन्स मार्क्स ने यंग हेजलियन की थ्योरी कंप्लीटली नहीं यूज की। उन्होंने यंग हेजलियन के जो कंसेप्ट्स हैं उसको हेजलियन कंसेप्ट के साथ मिलाया, तब उन्होंने हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की थ्योरी दी। ये तो बैकग्राउंड रहा हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का। अब बात करेंगे हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज द कॉन्शियसनेस दैट डिटरमाइन बीइंग्स। तो बीइंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है? मटेरियल रियलिटी। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आइडिया की वजह से मटेरियल रियलिटी होती है या फिर मटेरियल रियलिटी की वजह से आइडिया होते हैं? ये आंसर बताइए। तो अभी हम इसका आधा पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कैसे मार्क्स कह रहे हैं मटेरियल रियलिटी की वजह से आइडिया होता है। इसमें स्टडी करेंगे। एक और क्वेश्चन, हाउ हेजेलियन कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज बीइंग क्वेश्चन बाई सबसिक्वेंट स्कॉलर्स। तो ये जो स्टेट की बात है, रामराज की बात है, ये कैसे क्वेश्चन किया सबसिक्वेंट स्कॉलर्स ने, पर्टिकुलरली यंग हेजेलियन ने, ये हम अभी चर्चा की है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। पहला डाउट आपके माइंड में आना चाहिए कि सर इसमें हिस्ट्री क्या है और क्या मटेरियल रियलिटी है, जो दोनों को मिला के कहा गया हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। इसको कहा जाता है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। अब आपको क्वेश्चन या तो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म पे आए या हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म पे आए, दोनों बातें एक ही हैं। तो इसको पढ़ने के बाद होगा क्या, आप समझ जाएंगे सोशल चेंज। सोशल चेंज जो कि आप हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मार्क्स क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री की सोसाइटी उठा रहे हैं। हिस्ट्री में कैसी सोसाइटी होती थी और उसमें उसकी मटेरियल रियलिटी स्टडी कर रहे हैं। मटेरियल रियलिटी का मतलब क्या है? उस सोसाइटी में टेक्नोलॉजी कैसी थी, हैव्स कैसे थे, हैव नॉट्स क्या कर रहे थे। मीन्स उनकी जो रियलिटी थी उसके आधार पर, उनकी जो मटेरियल रियलिटी थी उसके आधार पर उन्होंने हिस्ट्री को जज किया और उसको क्लासिफाई किया और फिर एक सोशल चेंज रीड किया। तो यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है आपके लिए, की टर्म है, वो है सोशल चेंज। क्योंकि स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है, सर मोड ऑफ प्रोडक्शन और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में डिफरेंस नहीं समझ में आता है। तो जो स्टूडेंट सोशल चेंज नहीं समझ पाते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, वो ये डाउट रेज करते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इट इज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क of Marxist and also known as dialectical materialism or historical materialism. This theory is termed as historical. अब इसको historical क्यों कहते हैं? As it focuses upon evolution from one historical stage to other historical stage. और इस historical stage को कहा जाता है mode of production और society. अब ये समझिए, यहाँ पर mode of production क्या है, क्या historical materialism है, इसको समझ जाएंगे तो आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए, ये एक सोसाइटी 1 है, ठीक है? ये सोसाइटी 2 है, ये सोसाइटी 3 है, ये सोसाइटी 4 है, ये सोसाइटी 5 है। 5 टाइप्स ऑफ सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं कौन? मार्क्स साहब। सोसाइटी 1 में आप देखेंगे
ये बात कर रहे हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म की, मीन्स हिस्ट्री में जाके देख रहे हैं। हिस्टोरिकल सोसाइटी है ये, तो हिस्ट्री की स्टडी है, ठीक है। एंशिएंट स्लेव सोसाइटी, ये भी आप कहेंगे सर ये हिस्ट्री में ही होती है, ये भी हिस्ट्री की स्टडी है। फ्यूडल सोसाइटी, ये भी हिस्ट्री में ही है कहीं ना कहीं, चलिए ये भी हिस्ट्री है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये हिस्ट्री में भी थी और ये कंटेम्प्रेरी भी है। कम्युनिस्ट सोसाइटी अभी तक देखी नहीं किसी ने, ये फ्यूचर की बात है। अब देखिए क्यों कहा गया इसको हिस्टोरिकल, क्योंकि ये हिस्ट्री का कुछ डेटा उठा रहे हैं। अगर ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म को रीड किए होंगे तो हिस्ट्री से कुछ डेटा उठाए होंगे। एंशिएंट स्लेव सोसाइटी को रीड किए होंगे, हिस्ट्री से कुछ डेटा उठाए होंगे। फ्यूडल सोसाइटी को कुछ रीड किए होंगे, हिस्ट्री से डेटा उठाए होंगे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म है उसको ये हिस्ट्री से ही रीड किए होंगे। और कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म के बारे में भी ये डेटा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का उठाए होंगे। ये तो बात हो गई हिस्टोरिकल की टर्म की, हिस्टोरिकल। अब आप कहेंगे सर हिस्टोरिकल तो कुछ कुछ समझ में आ रहा, मेटेरियलिज्म के बारे में और बताइए, मेटेरियलिज्म का मतलब क्या है? तो मेटेरियलिज्म का आप मतलब समझिए आंखों देखी। अब आंखों देखी का मतलब क्या होता है कि जो हमें आंखों से दिख जाए। अब आंखों से दिखता क्या है? टेक्नोलॉजी। मींस हिस्ट्री में जो भी सोसाइटी स्टडी की गई, उस सोसाइटी में टेक्नोलॉजी कैसी थी। अब जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म की टेक्नोलॉजी आप रीड करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी कैसी थी। एंशिएंट स्लेव सोसाइटी की टेक्नोलॉजी रीड करेंगे, फ्यूडल सोसाइटी की टेक्नोलॉजी रीड करेंगे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की टेक्नोलॉजी रीड करेंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी की टेक्नोलॉजी रीड करेंगे। और आंखों देखी क्या हो सकता है? आंखों देखी हो सकता है कि उसमें क्लास कौन सी एग्जिस्ट कर रही थी, वो रीड करिए। चलिए ये भी रीड कर लेंगे। मीन्स अगर मटेरियलिज्म की बात करें कि मटेरियल रियलिटी कैसी थी, तो मटेरियल रियलिटी में क्लास थी या नहीं थी। अगर क्लास है तो उसमें क्या क्या है क्लास में, इसकी स्टडी। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो अब देखिए फिर उसके बाद इन पांचों सोसाइटी को उनकी मटेरियल रियलिटी के आधार पर देखते हैं। फिर इसमें जो देखते क्या है, चेंज भी देखते हैं। ये देखिए चेंज, मार्क्स आपको बताएंगे सोसाइटी 1 से सोसाइटी 2 कैसे बनी, एक चेंज के कारण। यहाँ पर लिखिए चेंज, ये भी हुई चेंज, ये भी हुई चेंज, ये भी हुई चेंज। तो आप देखिए मार्क्स स्टडी कर रहे हैं एक चेंज के बारे में। चेंज, चेंज किससे? हिस्ट्री में जो हुआ थ्रू क्लास रियलिटी को देखते हुए और टेक्नोलॉजी को देखते हुए। इतनी बात आपको समझ में आई। और इस पूरे चेंज को रीड करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई कि सर सोशल चेंज रीड कर रहे हैं, हिस्ट्री का डेटा उठाएंगे, हिस्ट्री की जो सोसाइटी है वो देखेंगे और उसमें देखेंगे क्लास रियलिटी क्या थी, उसमें देखेंगे टेक्नोलॉजी कैसी थी, टेक्नोलॉजी कैसी थी। फिर आपका डाउट आएगा सर मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये भी अभी बता दीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा मोड ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होता। मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है बस ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं, इसको मार्क्स कह रहे हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एक सोसाइटी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में विद क्लास रिलेशन एंड एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एज वेल एज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, उसको कहा गया मोड ऑफ प्रोडक्शन। मींस मार्क्स की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी में हमने क्या देखा, हाउ मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। तो ये टेक्निकल टर्म है मोड ऑफ प्रोडक्शन किसके लिए, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। मैं पर्टिकुलर शब्द बोल रहा हूं तो पर्टिकुलर का मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू क्लास रिलेशन एज वेल एज टेक्नोलॉजी इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब देखिए मोड ऑफ प्रोडक्शन, आप देसी भाषा में इसको समझिए, एक सोसाइटी को ऊपर लगा लीजिए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सोसाइटी, यही है मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन को कैसे स्टडी करते हैं, वो उसमें देखते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। उस पर्टिकुलर सोसाइटी में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को रीड करते हैं। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया एफओपी। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, उसमें क्या है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कुछ भी नहीं है, ये टर्म्स हैं मार्क्स यूज करते हैं अपनी थ्योरी में। आप चाहे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन लिखिए, चाहे थोड़ा इन डिटेल देखिए, तो उसमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दो चीज़ों से बनता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी और लैंड। और लेबर पावर में लेबर पावर ही होती है। अब देखिए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो ये हो गए। अब बात करते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, या कहिए प्रोडक्शन रिलेशनशिप के बारे में,
कि लोग उस सोसाइटी में कैसे काम कर रहे थे। तो इसमें मेनली क्या देखते हैं, कौन है हैव्स और कौन है हैव नॉट्स। किसके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है। तो हैव्स का मतलब क्या है, ओनरशिप ऑफ एफओपी। हैव नॉट्स कौन है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप नहीं है। जैसे गार्ड है, मैनेजर है, इंजीनियर है, आज के दौर में इनको समझ सकते हैं। अब देखिए, तो आपने देखा मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी जिसके कुछ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है और उस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कहा गया, देखा गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से और लेबर पावर से। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में सब कुछ होता है जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में होता है, बस क्या नहीं होता है, लेबर पावर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ ओ पी इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस लेबर पावर। ये मार्क्स के कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं और कुछ भी नहीं। अब देखिए, आप कुछ बुक्स में देखेंगे एक टर्म लिखा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल्दो बहुत सारे राइटर्स इस टर्म को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ, लेकिन ये जो टर्म है वो इकोनॉमी में ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए आप सोशियोलॉजी में मेनली यूज करिए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, तो सही रहेगा। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आप क्या जाने, वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल है, लैंड है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में और कुछ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में हम क्या देखेंगे, क्या है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, क्या है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है वहाँ पर, देर नो सरप्लस बेयरली सफिशिएंट टू मीट सब्सिस्टेंस। और वहाँ पर क्लास कौन सी है, नो क्लास, कोई क्लास ही नहीं है। मीन्स रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए एगैलिटेरियन सोसाइटी है। दूसरा मीन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एंशिएंट स्लैब सोसाइटी। इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी इंप्रूव होती है प्रीवियस सोसाइटी से। और हिस्ट्री में इसका टाइम पीरियड क्या है, फर्स्ट सेंचुरी एडी टू 14 सेंचुरी एडी। तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो क्लास रिलेशनशिप है या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, मास्टर्स और स्लेव्स में लोग बटे हुए हैं। फिर तीसरी सोसाइटी आती है फ्यूडल सोसाइटी या फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड स्टेज फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लॉर्ड्स एंड सर्फ। और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई इसमें टेक्नोलॉजी में भी विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट स्लेव सोसाइटी। चौथा मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन या कहिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। और उसमें भी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। फिर लास्ट जो सोसाइटी मार्क्स देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी। उसमें रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वहाँ पर कोई क्लास नहीं है, एगैलिटेरियन सोसाइटी है। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो हमने यहाँ पर किया, उसमें हैव्स और हैव नॉट्स की कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी भी होगी, वो और इम्प्रूव हो चुकी होगी इन कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो आप अब समझ पाए होंगे, मार्क्स की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी में हम एक सोशल चेंज पढ़ते हैं कि कैसे एंशिएंट स्लेव सोसाइटी से बनी कम्युनिस्ट सोसाइटी। लेकिन उस सोशल चेंज को पढ़ने में जो ये स्टेजेस आई, ये जो स्टेजेस आई, इन्हीं को कहा गया मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फिर मार्क्स कहते हैं इन मोड ऑफ प्रोडक्शन में होती क्या है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ये जो क्लास है ये रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ही बता रहे हैं। और फिर एक पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी की भी बात की। अभी हम जब इसको इन डिटेल पढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी और देखेंगे कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। यहाँ पर बस टेबल में देख लिया। और क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में है तो उसका हमने टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिख दिया है। बात करें कम्युनिस्ट सोसाइटी की, ये अभी आई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया येट टू कम। अब ये दोनों चार्ट आप सही से समझ चुके हैं और आप जान चुके हैं क्या होता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और ये कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन से डिपेंडेंट है। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या है, एमओपी कुछ 1 है, फिर कुछ चेंज होता है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन 2 हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है, एमओपी 3 हो जाता है, यहाँ पर एमओपी 4 हो जाता है और फिर एमओपी 5 हो जाते हैं। तो 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन में देख रहे हैं चेंज और उसको ही मिला के कह दिया गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब जल्दी से टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना लिखिए,
इसको मैंने जानबूझ कर लिखा आपको बताने के लिए। यहाँ पर लिखिए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली इकोनॉमी में यूज़ होता है। इसको आप फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कर लीजिए। उसको कट बना कर दीजिए, जिससे आपको याद रहे आंसर में आप फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ही लिखें। तो इसमें क्या लिखा है? मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन में 2 चीज़ें देखी जाती हैं, एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन रिलेशनशिप। और ये जो चीज़ है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही होता है, एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में देखा जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक बेस के बारे में। तो इकोनॉमिक बेस जो है वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशनशिप से ही बनता है। मीन्स इसको मार्क्स साहब इकोनॉमिक बेस भी कहते हैं। ये कुछ नहीं की टर्म है मार्क्स के। आप सुपरस्ट्रक्चर, बेस इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मीन्स materialistic interpretation of history as history means society, therefore it is materialistic interpretation of human society। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या हो रहा है ये बता रहे हैं, ये मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है ह्यूमन सोसाइटी का। तो मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या? आंखों देखी क्या? टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, लैंड और लेबर पावर कैसे ऑर्गेनाइज होती थी, मीन्स फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कैसे थे और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कैसे थे, हैव्स और हैव नॉट्स कैसे ऑर्गेनाइज थे। इन सब की स्टडी में क्या चेंज आ रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री, इसकी स्टडी को ही कहा गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मीन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज की स्टडी को कहा गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। Inequality in society prompted Marx to put forward a theory about the current state in the capitalism and its origin in history। अब देखिए मार्क्स ने क्या किया, उन्होंने देखा इनइक्वलिटी, उन्होंने सोचा कि यार इनइक्वलिटी कहाँ से होगी, तो फिर वो हिस्ट्री में गए, उन्होंने हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन को देखा, फिर उसमें उन्होंने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन देखे, फिर रिलेशनशिप्स ऑफ प्रोडक्शन देखे और फिर देखा कि रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में 2 ही प्रकार से लोग को कैटेगराइज़ किया जा सकता है, हैव्स और हैव नॉट्स को। और फिर उसमें देखा हैव्स के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है और हैव नॉट्स के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है ही नहीं। मीन्स हैव नॉट्स के पास अकेला क्या है? लेबर पावर। मीन्स रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं हैव्स, हैव्स के पास क्या है? ये जो सब कुछ है ये हैव्स के पास है। बचे हुए हैव नॉट्स, इनके पास क्या है? बस लेबर पावर। तो हैव नॉट्स के पास क्या है? लेबर पावर। ये मार्क्स देख पाए और उन्होंने कहा इनइक्वालिटी जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ है, वहाँ इनइक्वालिटी थी। मीन्स ये इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। तो ये कैपिटलिज्म से पढ़ना स्टार्ट किए और धीरे-धीरे रिलेट कराया इन्होंने एंशिएंट स्लेव सोसाइटी तक। और फिर उससे पहले गए तो उन्होंने कहा उससे पहले हमें हैव्स और हैव नॉट्स जैसी कुछ नहीं दिख रहा है। मीन्स प्रिमिटिव कम्युनिज्म में ये कुछ नहीं था, उसमें इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। तो उन्हें वहाँ पर क्लास रिलेशनशिप देखने को नहीं मिला। मीन्स मार्क्स यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए, यहाँ से पढ़े फिर ये गए, यहाँ से ये देखे, यहाँ से ये देखे और यहाँ पर पाए कि यहाँ पर इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। बस इस सोसाइटी में दिक्कत क्या थी? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो बहुत पुराने टाइप के थे। फिर उन्होंने मार्क्स ने सोचा, कि यार ऐसी सोसाइटी इस खराब कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसको उन्होंने कह दिया कम्युनिस्ट सोसाइटी। बस इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या है? एगलिटेरियन तो है ये, लेकिन जो इनकी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है, वो बहुत एडवांस है। बस इतना दोनों सोसाइटी में इसमें डिफरेंस है। अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म डिफरेंट है कम्युनिस्ट सोसाइटी से, ऑल्दो दोनों एगलिटेरियन सोसाइटी हैं एज पर मार्क्स। मार्क्स ड्यूरिंग हिज यूथ वाज ए पार्ट ऑफ ग्रुप कॉल्ड यंग हेजलियन। मैंने आपको बता दिया। दिस ग्रुप टर्न हेजल अपसाइड डाउन। इस ग्रुप ने क्या किया? हेजल की जो आइडियलिस्टिक थ्योरी थी उसको उल्टा करके मेटेरियलिस्टिक थ्योरी देना स्टार्ट कर दिया। और मैंने आपको बताया कैसे यंग हेजलियन को मैं कहता हूँ प्रोटो मेटेरियलिस्टिक, कि ये मेटलिज्म की बात कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं आइडिया को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने हेजल को कैसे पलट दिया? इन्होंने कहा मटेरियल रियलिटी के आधार पर ही लोगों के आइडिया बनते हैं। तो मटेरियल रियलिटी जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जाइए, वहां पर मटेरियल रियलिटी क्या है? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। वहां पर क्या देख रहे हैं आपको? हैव्स और हैव नॉट्स। यही तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, हैव नॉट्स।
तो ये तो मटेरियल रियलिटी है, मीन्स इनइक्वालिटी तो सोसाइटी में है। तो उसी आधार पर लोग सोच रहे होंगे। लोग सोच क्या रहे हैं? यार रिलीजन बना लिया जाए जिससे मासेस को ठग लिया जाए, मासेस को मूर्ख बना लिया जाए। तो ये सोच है, ना कि मासेस को वेलफेयर के बारे में सोचें। क्योंकि सोसाइटी अनइक्वल है तो उसी हिसाब से उनके आइडियाज़ होंगे। दिस ग्रुप क्रिटिसाइज्ड हेजल फॉर आइडियलिज्म। एज़ पर देम आइडियाज़ आर नॉट प्राइमरी फॉर सोशल चेंज। जैसे हेजल ने कैसे देखा था आइडिया को के हिसाब पर सोशल चेंज बोला था। इन्होंने बताया था कैसे एक प्रिमिटिव सोसाइटी एक सिविल सोसाइटी बनती है और सिविल सोसाइटी एक स्टेट में चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज़ ओनली। जबकि मार्क्स साहब जो सोशल चेंज को देख पाए वो मटेरियल रियलिटी के रिस्पेक्ट में देख पाए। सोशल चेंज को देख पाए, मटेरियल रियलिटी के रिस्पेक्ट में देख पाए। मटेरियल रियलिटी का मीनिंग क्या है? मटेरियल रियलिटी का मीनिंग ये है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में देख पाए। कैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास हैं? मीन्स हैव्स और हैव नॉट्स के रिस्पेक्ट में सोशल चेंज देख पाए। किसके पास क्या है? कौन एक्सप्लॉइटेड है? कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? दिस ग्रुप डिड नॉट altogether reject Hegel's theory, although these guys turned Hegel upside down. They diverge significantly from Hegel's perspective. अब देखिए, मैंने जैसे आपको कहा इनको प्योरली मेटलिस्टिक नहीं कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हेजल के कुछ पॉइंट्स को अपने पास रिटेन किया। इसीलिए मैं इनको कहता हूँ प्रोटो मेटलिस्ट। क्योंकि इन्होंने हेजल की जो डायलेक्टिक की थ्योरी थी मीन्स थेसिस और एंटीथेसिस वाली चीज़, ये इन्होंने कैरी कर ली। और कहा मेरी जो सोशियोलॉजी है या मेरी जो थ्योरी है उसमें भी आपको डायलेक्टिक देखने को मिल जाएगा। अब देखिए मार्क्स की थ्योरी में डायलेक्टिक ढूँढिए। मास्टर्स, स्लेव्स, लॉर्ड्स, सर्फ, बुर्जुआ, प्रोलेटेरिएट, ठीक है? अब जब ये थेसिस और एंटीथेसिस मिलते हैं, तो एक पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता है। जैसे मास्टर और स्लेव्स बने, तब एंशिएंट स्लेव सोसाइटी एक्जिस्ट हुई। लॉर्ड्स और सर्फ मिले, तब फ्यूडल सोसाइटी बन गई। बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट बने, तब कैपिटलिस्ट सोसाइटी देखने को मिली। और आइए, यहाँ पर तीनों लॉ ऑफ डायलेक्टिक लग रहे हैं। लॉ ऑफ नेगेशन क्या है? पहले क्लास सोसाइटी को मीन्स जो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी उसको बदला क्लास सोसाइटी में। देखिए तीनों क्लास सोसाइटी हो गई। फिर इस क्लास सोसाइटी को मार्क्स कह रहे हैं बदल जाएगी फिर से इगैलिटेरियन सोसाइटी में। तो लॉ ऑफ नेगेशन ये समझ में आ गया। लॉ ऑफ यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स। तो यूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स, ये देखिए सब यूनाइट भी कर रहे हैं और कन्फ्लिक्ट भी है। और लॉ ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज क्या है? देखिए ये कह रहे हैं आपने हैव नॉट्स पर शोषण बढ़ाते गए धीरे धीरे, सोसाइटी क्वांटिटेटिवली चेंज होती रही। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक दिन ऐसा आएगा कि जो प्रोलेटेरिएट है उस पर शोषण बढ़ जाएगा, उसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सब इकट्ठे हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लॉइटेशन कर देंगे। तो उस पॉइंट पर ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर एक नई सोसाइटी बनेगी, एक ट्रांजिशनरी फेज़ बनेगा, उसको कहा गया सोशलिज़्म। यहाँ पर आएगा कहीं सोशलिज़्म और फिर उसके बाद आ जाएगी कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो इस सोशलिज़्म की भी कहानी हम पढ़ेंगे, ये क्यों ट्रांजिशनरी कहा गया और इस सोशलिज़्म को ही मार्क्स कह रहे हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो यहाँ पर तीनों लॉ आपने देख लिए, लेकिन तीनों लॉ जो लगे वो आइडिया के बेसिस पर नहीं लगे, वो लगे किसके बेसिस पर? मटेरियल रियलिटी के बेसिस पर। मटेरियल रियलिटी क्या थी? इनइक्वल सोसाइटी दिखाई। मटेरियल रियलिटी क्या थी? ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो भी स्टडी करेंगे। मार्क्स रिजेक्टेड डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, सही बात है, विद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो इन्होंने आइडिया को हटाया और मटेरियल रियलिटी पर फोकस किया। मटेरियल रियलिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? क्लास रिलेशनशिप को जाना, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को जाना। मीन्स मटेरियल रियलिटी में क्या देखा? मोड ऑफ प्रोडक्शन को देखा। मीन्स पर्टिकुलर सोसाइटी जैसी थी उस समय उसको वैसा ही देखा और इसको ओवरऑल जब चेंज स्टडी किया उसको ही कह दिया हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म या कह दिया गया डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। अब ये जो थ्योरी है इसको कहा गया हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। आप जान गए इसको हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्यों कहा गया? अभी तक यही डिस्कशन किया है। और इसको कहा गया डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। अब आप ये भी जान पाए होंगे क्यों इसको कहा गया डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। देखिए मैंने तीनों लॉ ऑफ डायलेक्टिक अप्लाई करके दिखा दिए इस सोशल चेंज की थ्योरी में और वो भी इन रियल्म ऑफ मटेरियल रियलिटी।
material realty, material realty as well as ownership of means of production. According to him, material realty is primary and ideas are shaped based on the material reality. तो material reality primary है, तो material reality का मीनिंग यहाँ पर क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर ही लोग सोचेंगे। अगर कम्युनिस्ट सोसाइटी है तो वैसे आइडिया आएंगे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो वैसे आइडिया आएंगे, फ्यूडल सोसाइटी है तो वैसे आइडिया आएंगे, और एंशिएंट स्लेव सोसाइटी है तो वैसे आइडिया आएंगे, और प्रिमिटिव कम्युनिज्म है तो वैसे आइडिया आएंगे। मीन्स इन्होंने हेजल की थ्योरी को जस्ट अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। चेंजेस इन ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन हिस्ट्री अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन रियल्म ऑफ मटेरियल रियलिटी। देखिए मटेरियल रियलिटी क्या है? ये है मटेरियल रियलिटी, ये है, ये है, ये है, और उसी मटेरियल रियलिटी को चेंज होते हुए हम पढ़े हैं। पर्टिकुलरली कौन पढ़ा है? मार्क्स। नोशन ऑफ मेटेरियलिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट एस आइडियलिज्म लेड टू वेरी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। तो मार्क्स साहब कह रहे हैं मेटेरियलिज्म की बात कॉमन मैन के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि आइडिया वाइडिया की बातें पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की वजह से होती हैं, या ये चालबाजी है कुछ हैव्स की। दैट प्रिजर्व्स एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। आइडियलिज्म से क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जा सकता है। कुछ भी कह दीजिए कि रामराज जाएगा। एंड प्लेसेस द ऑनर्स ऑफ चेंज ऑन इंडिविजुअल एंड नॉट स्ट्रक्चरल वीकनेस। तो आइडियलिज्म से क्या होता है कि स्ट्रक्चरल वीकनेस के बारे में चर्चा नहीं हो पाती है, और आइडियलिज्म से क्या होता है? डिफेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। जो भी अनइक्वल ऑर्डर बना हुआ है समाज में, उसका आप डिफेंस करते रहते हैं। और आइडियलिज्म स्केप्टिज्म ऑफ रेडिकल चेंज की तरीके से देखा जाता है। मीन्स आइडियलिज्म की वजह से रेडिकल चेंज नहीं हो पाता है, जबकि मेटेरियलिज्म, जब आप मटेरियल रियलिटी पढ़ेंगे मीन्स इनइक्वलिटी को जान जाएंगे, आप मोड ऑफ प्रोडक्शन में इनइक्वलिटी समझ जाएंगे कि कौन हैव्स है, कौन हैव नॉट्स है। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी कर लेंगे, हैव और हैव नॉट्स पता लग जाएंगे, तो फिर आप रेडिकल चेंज को ही की तो बात करेंगे। तो जब आप मोड ऑफ प्रोडक्शन जान जाएंगे, तो आप ये सब बातें नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर बना रहे, एक इंडिविजुअल की वजह से कुछ खामियां हैं, ना कि स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से। तो ये सब बातें डिस्कार्ड कर देगा कौन? मेटेरियलिज्म। एक मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि कैसे मटेरियल रियलिटी आइडिया को शेप कर। जैसे एलन मस्क का बच्चा और किसी ट्राइबल का बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा, क्योंकि उनका वातावरण अलग अलग है। तो वातावरण का यहाँ मतलब क्या है? उसके पास टेक्नोलॉजी क्या है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सब बातें। तो उनकी सोच भी वैसे ही होती है। अब देखते हैं फीचर्स इसके। एक तो डायलेक्ट्रिक आइडियलिज्म के बारे में देखेंगे, और एक डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म के बारे में करेंगे। डायलेक्ट्रिक आइडियलिज्म की बात कौन कर रहा है? हेजल साहब। डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म की बात कौन कर रहे हैं? मार्क्स। फाउंडेशन ऑफ रियलिटी ये आइडियाज के बेसिस पर कर रहे हैं। सोशल चेंज आइडियाज के बेसिस पर देख रहे हैं। ये सोशल चेंज मटेरियल वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड का यहाँ मीनिंग क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये सभी कुछ देख लेते हैं, कौन क्लास हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, किसके पास है, किसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कौन हैव्स हैं, कौन हैव नॉट्स हैं, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन में पता लग जाता है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ चेंज, सोशल चेंज किसकी वजह से है? कॉन्ट्राडिक्शन इन आइडियाज। तो आइडिया बदलेंगे, सोशल चेंज हो जाएगा। ये कह रहे हैं सोशल चेंज होगा, कंट्राडिक्शन इन मटेरियल कंडीशन। तो जैसे ही मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, सोशल चेंज आ जाएगा। और मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे चेंज होगा? जैसे ही रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे, या फिर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होंगे। पर्टिकुलरली जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो सोशल चेंज आ जाएगा। कौन कह रहा है? मार्क्स। और ये सोशल चेंज में देख पा रहे हैं एंटीथेसिस, थेसिस, सिंथेसिस विद रिस्पेक्ट टू आइडियाज। ये देख पा रहे हैं क्लैशिंग फोर्सेस इन रियल वर्ल्ड। तो ये सोशल चेंज देख पा रहे हैं क्लैश में, मीन्स कन्फ्लिक्ट के रिस्पेक्ट। ये कन्फ्लिक्ट होगा तभी सोशल चेंज होगा। तो ये सोशल चेंज को किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? मार्क्स साहब क्लास स्ट्रगल के रिस्पेक्ट। देखिए एक मोड ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए ट्राइबल सोसाइटी, और एक मोड ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए अर्बन सोसाइटी। आल्दो अर्बन सोसाइटी जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स ने क्लासिफाई नहीं किया, मैं कह दे रहा हूँ जिससे आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ में आए। तो ट्राइबल सोसाइटी में क्या है? नो टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस, टेक्नोलॉजी ना के बराबर। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी अर्बन सोसाइटी में। In tribal society, new ideas related to technology cannot come without having material reality in their vicinity. तो ये कह रहे हैं वहां पर मटेरियल रियलिटी नहीं थी, तो नए आइडिया नहीं बन पाए। जबकि अर्बन सोसाइटी में आप देखेंगे मटेरियल रियलिटी की वजह से नए नए आइडिया आते हैं।
Thus, new ideas will be based on this material reality related to technology. Example, computer to AI. ये तो रहा बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हमने बहुत कुछ जाना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को। कल हम इसको इन डिटेल फिर से पढ़ेंगे कि मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर क्या कह रहे हैं। इस इमेज को समझते हैं एक बार। मान लीजिए ये एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में है, ये एक और 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 मोड ऑफ प्रोडक्शन में है। आल्दो मार्क्स ने 5 ही बताए थे, मैं ऐसे ही इसको बहुत सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन में कह दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या देखा जा रहा है? इसके पास टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है? इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या देखा गया? टेक्नोलॉजी। इसमें 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 क्या देखा गया? टेक्नोलॉजी। अब देखिए मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज देखना होता है, फिर वो कैसे दिखेगा? टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया, वो देखा जाएगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन में और क्या देखा जाता है? अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स लैंड किसके पास है? लेबर पावर क्या है? लेबर पावर का कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक? उसमें भी कौन-कौन सी डेजिग्नेशन है, जैसे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में आप देखेंगे मैनेजर हैं, गार्ड हैं, इंजीनियर हैं, तो ऐसे हैव नॉट्स को डिवाइड किया जाता है। तो इन सब की स्टडी को ही मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी कहा जाता है और इनमें चेंज को स्टडी किया जाता है थ्रू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो मैं एक लास्ट लाइन लिखूंगा, चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे MOP1 से गए MOP2, तो चेंज हुआ। फिर एक और चेंज हुआ, इसमें गए MOP3, एक और चेंज हुआ, इसमें गए MOP4, फिर एक और चेंज हुआ, इसमें गए MOP5 में। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी क्या देखा जाता है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें, एक तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर। रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में क्लास को देखा जाता है। क्लास में भी दो क्लास मेनली हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। और फिर देखा जाता है हैव नॉट्स कैसे डिवाइड किए जा रहे हैं बाई हैव्स। तो ये जो सब स्टडी है, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी है। इनमें जब चेंज देखते हैं, इनमें चेंज देखते हैं कुछ, अगर ये चेंज हुए तो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। मीन्स MOP1 में ये फैक्टर्स कुछ रहे होंगे, उसके बाद MOP2 में कुछ नए फैक्टर्स आए होंगे, MOP3 में ये फैक्टर्स कुछ और चेंज हुए होंगे, MOP4 में कुछ फैक्टर्स ये और चेंज हुए होंगे, MOP5 में कुछ और ये होंगे। तो इन सबको मिला के कहा गया हिस्टोरिकल। अब शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा कि व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हाउ दे आर इंटररिलेटेड एंड हाउ दे आर डिफरेंट। यू कैन आंसर इट वेरी इजीली एंड यू कैन राइट इन योर मेंस आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज करके आइएगा और कल हम बस इसकी रीडिंग करेंगे क्योंकि अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।